गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर कोर्स 3 के यूनिट 5 की चर्चा करने आए हैं। कोर्स 3 में जिसमें हमें पढ़ना है लर्निंग एंड टीचिंग, और कोर्स 3 के यूनिट 5 में हमें पढ़ना है लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन। स्पेशल चिल्ड्रेन के बारे में पढ़ना, concept and meaning of special children, chil, identification of special children with dyslexia, autism, attention deficient disorders, and mainstreaming special children with normal children and special characteristics or a special education system फॉर दिस चिल्ड्रेन। ये टॉपिक हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पेशल चिल्ड्रेन वो होते हैं जो सामान्य बच्चों से सभी भिन्न होते हैं। एक टीचर की सफलता, एक अध्यापक की सफलता इस बात की पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना अच्छा समझा पाता है या कितना अच्छा समझता है, उसको बच्चे कितने अच्छे समझते हैं, या टीचर अपने बच्चों को कितना अच्छे ढंग से समझता है या समझ पाता है, तथा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। एक ही माता पिता की 2 संतानें आपस में भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा भाई बहन होते हैं, जुड़वा भाई भी आपस में भिन्न होते हैं, जुड़वा बहनें भी भिन्न होती हैं। एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। प्रत्येक बालक का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ साधारण बुद्धि के होते हैं तथा कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ साधारण होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सुंदर हो सकते हैं, जबकि कुछ अयोग्य और कुरूप भी हो सकते हैं। कुछ अपंग भी हो सकते हैं, कुछ कुरूप भी हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, और प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए पारस्परिक विद्यालयी कार्यक्रमों को अब इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि देशवासियों के बीच विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करें। निर्देशन एवं परामर्श, उपचारीय शिक्षण जैसी अनेक सहायक शिक्षक सेवाओं पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों से कक्षा के बच्चे अधिकांश लाभान्वित होते हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे विद्यार्थी शेष रह जाते हैं जो सामान्य से इतना भिन्न होते हैं कि सामान्य शैक्षिक क्रियाओं के से लाभान्वित नहीं हो सकते। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अशादी बालक, अपवादी बालक या असाधारण बालक भी कहा जाता है। वो तो साधारण हो ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें असाधारण बालक कहा जाता है, या अपवादी एक्सेप्शनल चाइल्ड कहा जाता है। विशिष्ट बालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विद्यालय में हर समाज के लोग रहते हैं, और हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं, परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, यांत्रिक, शैक्षिक
मानसिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। भिन्न अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से और भिन्न भिन्न परिवारों से बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा असामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों की अपेक्षा अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर विशिष्ट बालकों अथवा विशिष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, ये जिनकी विशेषता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशेषता औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। या तो औसत से कम काम करे वो भी विशिष्ट होंगे, या औसत से अधिक काम करे वो भी विशिष्टता की श्रेणी में आएंगे। प्रोफेसर कुशकाक कहते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। प्रोफेसर कुशवाह कहते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। जैसे होता है ना, औसत से कम काम करें, या औसत काम जितने बच्चे करते हैं उससे अधिक काम करें, या औसत काम करने से जो कम करते हैं वो सभी विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। औसत से अधिक काम करेंगे वो भी विशिष्ट में आएंगे, औसत से कम काम करेंगे वो भी विशिष्टता की श्रेणी में आएंगे। तो विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इनसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। ये लक्षण सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों में दो रूपों में भिन्न हो सकते हैं। पहला क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक रूप में, और दूसरा क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप में मतलब गुणों लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गुणों या लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। सामान्य से अधिक लंबे हों या सामान्य से अधिक छोटे हों तो भी वो विशिष्टता की, क्योंकि इन पर ध्यान व्यक्ति का आसपास रहने वाले व्यक्तियों का तुरंत चला जाता है। सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर भी किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। दूसरा गुणात्मक रूप में क्वालिटेटिव। कक्षा में क्वालिटेटिवली कुछ बालक
अति उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं। कुछ बालक बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं, बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, जबकि कुछ बालक सामान्य होते हैं और कुछ औसत होते हैं और कुछ इतने मंद, कुछ डल होते हैं, कुछ बहुत ही मंद बुद्धि के होते हैं। ये डल की श्रेणी में आते हैं, उन्हें हम लोग पुअर, वेरी पुअर भी कहते हैं। कक्षा में बालक बहुत तरह के होते हैं। कुछ बालक बहुत ही विशिष्ट होते हैं, तुरंत ही पकड़ लेते हैं, एक्सीलेंट होते हैं और जीनियस होते हैं। कुछ बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ औसत बुद्धि के होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही मंद बुद्धि के होते हैं। अति उच्च बुद्धि अथवा मंद बुद्धि के बालक आसानी से अध्यापक और सहपाठियों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। टीचर दो ही स्टूडेंट को याद रखते हैं, या तो अधिक तेज विद्यार्थी हो अथवा अधिक कमजोर विद्यार्थी हो। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने सामान्य गुणों का विकास कर पाता है। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है, परंतु एक विशिष्ट बालक को अपने अंदर छुपे गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कक्षा एवं विशेष आवश्यकताओं की, विशेष सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास कर सकता है, परंतु एक विशिष्ट बालक को अपने अंदर छिपे हुए गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कक्षा एवं विशेष सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक बालक नेत्रहीन हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। नेत्रहीन है तो है, उसके अंदर भी गुण हो सकता है। जैसे फिल्म संगीत में आप लोगों ने रविंद्र जैन का नाम सुना होगा, सूरदास का नाम सुना होगा कवि के। तो कुछ नेत्रहीन, एक बालक नेत्रहीन हो सकता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। वह एक अच्छा गायक, अच्छा संगीतकार, लेखक, अध्यापक हो सकता है। एक अच्छा गायक भी हो सकता है, एक अच्छा संगीतकार भी हो सकता है, एक अच्छा लेखक भी हो सकता है, एक अच्छा अध्यापक भी हो सकता है, परंतु उसके लिए उसे विशेष प्रयास एवं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब विशिष्ट बालक की परिभाषाओं पर आते हैं। विशिष्ट बालक की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दी है। विशिष्ट बालक कहने से विशेष बालक जो सामान्य बालक से भिन्न होता है, जिसके बोल चाल, रहन सहन बताया, तो यह तो व्यक्ति अगर सामान्य लंबाई से कम लंबाई का है या सामान्य लंबाई से अधिक लंबाई का है, तो भी व्यक्ति का ध्यान बरबस उस ओर चला जाता है। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा प्रोफेसर कुस्कैक के अनुसार, एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास से इतना स्पष्ट रूप से विकसित होता है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकता है, तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता हो सकती है। An exceptional child is who divides physically, intellectually, emotionally, and activity so markedly from normal growth and development that he cannot be beautiful from a regular classroom program and need a special ट्रीटमेंट इन स्कूल। ठीक है। प्रोफेसर क्रो और क्रो के अनुसार, प्रोफेसर क्रो और क्रो कहते हैं विशिष्ट शब्द किसी लक्षण, किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट लक्षण, प्रोफेसर क्रो एवं क्रो कहते हैं विशिष्ट लक्षण अथवा विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है
प्रयुक्त किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त हो, विशेष लक्षणों से जुड़ा हुआ हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रोफेसर क्रो एम क्रो के अनुसार विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो विशेष लक्षणों से जुड़ा हुआ हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला, the term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait because of it the individual receives attention from his fellow. So the term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait because of it the individual receives special children from his fellow. सेकेंड, क्वार्ट्ज के अनुसार, प्रोफेसर क्वार्ट्ज के अनुसार, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य कहेंगे। सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग मानते हैं। क्लियर? जब हम किसी को विशिष्ट कहते हैं तो सामान्य से तो अलग होता ही है, तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। When we describe someone as exceptional, we said the process. When we describe someone as exceptional, we said that person apart from the average or normal people we know with respect to one or more characteristics. प्रोफेसर इसाइल एम कॉफमैन के अनुसार, प्रोफेसर इसाइल एम कॉफमैन कहते हैं, विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुपालन करना है। विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण संभावनाओं का अनुभव करना है तो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे exceptional children are those who require education. Exceptional children are who require education and released services if they are to realize their full human potential. Okay. Exceptional children are those who require education and related services if they are to realize their full human potential. इसके बाद प्रोफेसर किर्क के अनुसार, किर्क क्या कहते हैं? किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह है, प्रोफेसर किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में
इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालय क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? फिर से एक बार बताता हूँ। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपने अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालय क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। An exceptional child is who divides from the normal or average child in mental, physical and social characteristic to such an event। ये हम लोगों ने पढ़ा विशिष्ट बालक। अब नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। कैसे पहचानेंगे कि वो विशिष्ट बालक है? जैसे हमने बालक एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक वैसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, है ना। सामान्य लंबाई से ऊंची लंबाई के हों, सामान्य कदकाठी से निम्न कदकाठी की हों, तो ये सब है। तो विशिष्ट बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों में मानसिक रूप से कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ विकारों का वर्णन किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं। पहले जैसे डिसलेक्सिया अधिकांश लोगों को लगता है कि डिसलेक्सिया शब्द या वाक्य के पीछे की ओर देख एक व्यक्ति का कारण बन सकता है, यह करने के लिए एक पत्र के साथ पत्र ख को भ्रमित करने के लिए एक व्यक्ति का कारण बनता है। यह सिर्फ डिसलेक्सिया के एक फॉर्म स्टेफाइमोवेलिया के रूप में जाना जाता है। डिसलेक्सिया के विकासात्मक पढ़ने विकार के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा और कभी-कभी दोनों ही भाषा को समझने में दिक्कत होने लगती है, तो कहा जाता है कि वो डायलेक्सिया पीड़ित है। कभी-कभी एक व्यक्ति को पढ़ने या लिखने में दिक्कत होने लगती है और कभी एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा या कभी-कभी दोनों को ही समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह एक सामान्य सीखने की भाषा से संबंधित है। बाएं कार्यों और गतिविधियां हम में से कई के लिए एक किराने की सूची लेखन, अखबार पढ़ने या टेप पर एक पुस्तक के सुनने के रूप में होते हैं। डिसलेक्सिया के साथ किसी के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जनसंख्या का 20% से 30% की तरह ही कुछ विकलांगता होने के कुछ प्रकार हैं और उन लोगों में 85% के बारे में डिसलेक्सिया के पक्ष में रखते हैं। हालांकि इन लोगों में डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया जैसे अन्य विकार पैदा होते हैं। चिकित्सा अनुसंधान जो रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च, उससे पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इन एक खराबी के परिणाम मस्तिष्क के भीतर एक बीमारी नहीं है। ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि डायस्लेक्सिक्स के दिमाग को विकसित करने और जो डायस्लेक्सिक्स नहीं है उन लोगों की तुलना में अलग तरह से कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया विरासत में पाया जा सकता है।
कई मामलों में यह पता चला है कि डायस्लेक्सिक बच्चों के माता पिता दोनों में से इस प्रकार के विकार से अच्छी तरह पीड़ित होता है। डिसलेक्सिया के लक्षण। अब हम सिम्टम ऑफ डायलेक्सिया की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों की पहचान। तो विशिष्ट बालकों की पहचान में पहला किया डायलेक्सिया, डायलेक्सिया के लक्षण। और डायलेक्सिया लोगों की एक सिम्टम ऑफ डायलेक्सिया, डायलेक्सिया लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है। यह कई मायनों में ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। छोटे बच्चों में देखने के लिए कुछ सामान्य संकेत मिल जाते हैं, जैसे शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। दूसरा, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। दूसरा, पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों को भी सीखने में कठिनाई होती है। वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक इकाइयों को सीखने में कठिनाई होती है। और अगला आइडेंटिफिकेशन है, सही समय बताने में भी कठिनाई होती है। सही समय बताने में भी कठिनाई होती है। ये डायलेक्सिया के छोटे बच्चों में देखने के लिए संकेत हैं, है ना। छोटे बच्चों में देखने के क्या संकेत हैं कि शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। दूसरा, पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। तीसरा, वर्णमाला संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों को सीखने में कठिनाई होती है। हाँ सर, हेलो, हाँ हेलो, बात उठा ही नहीं रहा है फ़ोन, 2-4 बार लगाया उसको ना, फ़ोन नहीं उठा रहा। और फ़ोन उठाया तब ना उससे पूछे, है ना, इसलिए। हाँ, ये काम फुर्सते का है, इसलिए। ठीक है तब, है ना, जैसे हाँ, चलो जैसे होगा हम आपको बताएंगे जैसे। ठीक है, हाँ। जरूर। हाँ, क्या ही। हाँ। बताइए, सही बात है। 13 मत से कि एक वोट से बीजेपी सरकार गिर गया था, नहीं देखे ना सर। हाँ ना, वही हाल हो गया। वही ना, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। इसलिए गुड़ तैयार नहीं हो रहा है। हाँ, यही सब है। सही। हाँ, क्या करना। ठीक है सर, ठीक। जैसा बिल्कुल। ठीक ना। हम लोग चर्चा करें डायलेक्सिया के लक्षण। बच्चों में क्या लक्षण होते हैं? बच्चों में लक्षण होते हैं सही उन्हें उच्चारण करने में कठिनाई होती है। बच्चों में ये बोलने में कठिनाई होती है, वो हकलाते हैं।
वर्णमाला, संख्या या सप्ताह के दिन के रूप में अन्य महत्वपूर्ण सूचियाँ सीखने में कठिनाई होती है। समय बताने में कठिनाई हो सकती है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। इससे ऊपर उठते हैं पुराने मिडिल स्कूल आयु वर्ग के बच्चे। निम्नलिखित लक्षण उसमें पाए जाते हैं। उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं मिडिल स्कूल के बच्चों में, उसमें कि बर्तनी के साथ कठिनाई होती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग करते हैं। संख्या और पत्र दृश्यों या टकसाना गणित प्रतीकों को रिकर्स करता है। वर्तनी के साथ कठिनाई होती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग होती है। संख्या और पत्र दृश्यों या टकसाना गणित प्रतीकों को भी देखने में कठिनाई होती है। ये ज़्यादातर पढ़ना नापसंद करते हैं और ज़ोर से पढ़ने से तो और भी नहीं चाहते। पढ़ना तो नापसंद करते ही हैं, अगर कहा जाए कि आप ज़ोर से बोल बोल कर पढ़िए तो वो भी नहीं पसंद करते हैं। ज़ोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त लिखने में भी कठिनाई हो सकती है, लेखन में भी कठिनाई हो सकती है, याद रखने में भी कठिनाई हो सकती है। ये सभी मिडिल स्कूल के बच्चों के लक्षण हैं। मिडिल स्कूल आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें मिस स्पेलिंग होती है, वो वर्तनी में दिक्कत होती है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, और पढ़ना अगर चाहें भी तो ज़ोर से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, ज़ोर से पढ़ने के बचने की कोशिश करते हैं। लिखने में कठिनाई होती है और साथ ही साथ याद रखने में कठिनाई होती है। छोटे बच्चे, मिडिल स्कूल आयु के बच्चे के बाद अब हम चर्चा करते हैं ऊपर के आयु वर्ग के बच्चों में क्या कठिनाई होती है। ऊपर के आयु वर्ग के बच्चे में टाइम मैनेजमेंट के साथ कठिनाई होती है, समय प्रबंधन के साथ कठिनाई हो सकती है कि समय को कैसे मैनेज करें, क्योंकि समय तो कितना है, बस 24 घंटा ही होता है और सबके लिए ही 24 घंटा होता है। किसी के लिए 26 घंटा तो नहीं होता या 20 घंटा नहीं होता, और इसी में लोगों को अपना कार्य पूरा करना है, काम पूरा करना है। तो जो बड़े में लक्षण होते हैं, तो पहला लक्षण है इस समय प्रबंध के साथ कठिनाई हो सकती है। दूसरा, मौखिक भाषा कौशल लेखन पर अधिक से अधिक भरोसा कर सकते हैं। अधिक से अधिक लिखने पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। मौखिक भाषा कौशल लेखन पर अधिक से अधिक भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। अमूर्त अवधारणाएं, अमूर्त से क्या तात्पर्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, ऐसी अवधारणाओं को समझने में ये सक्षम नहीं हो सकते। कठिनाई परीक्षणों पर या साक्षात्कार में ओपन एंडेड सवालों को जवाब दे सकते हैं। योजना और संगठन कौशल के साथ परेशानी हो सकती है। सारांश या विचारों रूपरेखा में कठिनाई हो सकती है। तो ये ऊपर के बच्चों के लक्षण हैं। पहले छोटे बच्चों में शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है। पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं होते। वर्णमाला, संख्या या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण क्रमिक सूचियों सीखने में कठिनाई होती है। समय बताने में कठिनाई होती है। मिडिल स्कूल के आयु के वर्ग के बच्चों में वर्तनी में कठिनाई होती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग होती है। संख्या और पत्र दृश्यों या गणित प्रतीकों को रिकर्स कर सकता है। पढ़ना नापसंद करते हैं, पढ़ना चाहते ही नहीं, और ज़ोर से पढ़ना तो और भी नापसंद करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। लिखने में कठिनाई हो सकती है, याद रखने में कठिनाई हो सकती है। इससे ऊपर जो कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनमें जो डिस्लेक्सिया के लक्षण होते हैं, डायलेक्सिया के, पहला लक्षण है कि समय प्रबंध करने में कठिनाई हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट के साथ कठिनाई हो सकती है। दूसरा, मौखिक भाषा कौशल लेखन पर अधिक से अधिक भरोसा कर सकते हैं। तीसरा, अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम नहीं हो सकते, अमूर्त जिसे नहीं देखा जा सकता।
कठिनाई परीक्षणों पर या साक्षात्कार में ओपन एंडेड सवालों को जवाब दे सकते हैं। योजना और संगठन कौशल के साथ परेशानी हो सकती है। सारांश या विचारों या रूपरेखा में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तियों इन या संभावित लक्षण के 1 नवंबर के किसी भी लक्षण दिखा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इसमें से कुछ लक्षण दर्शाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डायलेक्सिया पीड़ित है। एक व्यक्ति को पहले परीक्षण की श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। एक व्यक्ति से पहले परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है, तभी उसका उचित निदान हो सकता है। एक योग्य शैक्षिक सलाहकार, चिकित्सक या अन्य विशेषज्ञ परीक्षण है वर्तनी, उच्चारण, गणित, ड्राइंग, अनुक्रमण, दृश्य तीव्रता, फोटो देखकर स्कैनिंग करने की क्षमता और समय खुफिया का आकलन। तो इस तरह से ये डायलेक्सिया के लक्षण हैं। डायलेक्सिया में गूंगापन, जानते होंगे आप लोग गूंगा किसे कहते हैं, जो बोल नहीं सकते। तो गूंगा एक आम भावना है कि डिस्लेक्सिया रिपोर्ट के अनुसार कई बच्चों में नोट करना महत्वपूर्ण है कि जो गूंगे होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ये जो लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं उन्हें भी डिस्लेक्सिया हो सकता है। वास्तव में कई लोग हैं जो डिस्लेक्सिया के क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं, उन्हें अच्छी भाषा कौशल की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान, मनोरंजन, खेल और राजनीति में जो डायस्लेक्सिक्स कर रहे हैं वे इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय लोगों में से 1 नंबर पर रहे हैं। डायलेक्सिया जैसे विकारों को सीखना जीवन भर का विकार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनसे दूर जाना कभी नहीं। जिससे उनसे लक्षण है उनसे दूर जा उनका इलाज बहुत ही संवेदी शिक्षण के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। डायलेक्सिया जैसे विकारों को सीखना जीवन भर का विकार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनसे दूर जाना कभी नहीं। इसका इलाज बहुत संवेदी शिक्षण के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि डायस्लेक्सिस के लिए सीखने की प्रक्रिया श्रवण, दृश्य और स्पर्श दृश्यों के द्वारा सीखने के अनुभव से जोड़ा जा सकता है। यह दृष्टिकोण उन लोगों के साथ की विधियों के संयोजन के द्वारा विकसित की गई है। इसका निर्माण 50 से अधिक वर्षों के लिए किया गया है। इसके द्वारा जल्दी पता लगाने और हस्तक्षेप पसंद किया जाता है ताकि युवा डायस्लेक्सिस की आवश्यकता पर पहुंचकर उनकी विकलांगता की क्षतिपूर्ति के लिए सीख सकते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि पुराने डायस्लेक्स प्रशिक्षण के अन्य रूपों से लाभ नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है। अगर आपको लगता है कि आप एक सीखने के विकार हो सकता है या अपने स्कूल या काम के प्रदर्शन इम्पेंडिंग है, तो यह एक अच्छा विचार करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। तो हम लोग चर्चा करें विशिष्ट बालक की पहचान की। तो विशिष्ट बालक की पहचान में पहला पहचान आइडेंटिफिकेशन होता है डायलेक्सिया। दूसरा है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म स्वलीन, अपने आप में ही लीन रहना, अपने आप में ही मग्न रहना, किसी और से कोई मतलब नहीं, वो ऑटिज्म कहलाता है। परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशिष्टता है। सभी स्थितियों और अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्यप्रणाली में व्याप्त रहती हैं। परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में
गुणात्मक असामान्यता, गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं क्रियाओं का पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशेषता है। पुनरावृत्ति संग्रह इस वर्ग की विशेषता है, विशिष्टता है। सभी स्थितियों एवं परिस्थितियों में, अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्यप्रणाली में व्याप्त रहती हैं। यद्यपि इनकी मात्रा में अंतर हो सकता है, लगभग सभी पीड़ितों में विकास की यह सामान्यताएं शैशवावस्था से ही मौजूद रहती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर यह विकार प्रथम 5 वर्षों के अंदर ही प्रदर्शित हो जाता है। यह आवश्यक नहीं, पर बहुधा ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में सामान्य संज्ञानात्मक कमियां भी विद्यमान हो, पर इस विकार की व्याख्या व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ही की जा सकती है। मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियाँ, मानसिक आयु के अनुसार, जिसके अनुसार आयु है उसके अनुसार अगर उसका व्यवहार अपेक्षित नहीं हो रहा है, तो मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियाँ इस वर्ग की विशेषता है। इस बृहत् वर्ग में कौन कौन से उपवर्ग सम्मिलित हैं, इस बात पर सहमति नहीं है। ISD-10 में इस विकार के अंतर्गत 8 उपवर्ग सम्मिलित किए गए हैं, जिसका है पहला है बाल्यावस्था स्वलीनता, चाइल्डहुड ऑटिज्म। सबसे पहले इस विकार की पहचान 1980 में DSM-3 में एक विशिष्ट बाल्यावस्था विकार के रूप में हुई थी, परंतु DSM-3R के वर्गीकरण में इस विकार वर्ग को एक ही उपवर्ग क्या था, स्वलीन विकार, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में सम्मिलित किया गया, जिसे शैशवी स्वलनशीलता, इन्फेंटाइल ऑटिज्म और बैनर संरक्षण, कैनर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस विकार के लक्षणों में विरूपण, विचलन, ये प्रत्यक्षीकरण, वास्तविकता या बोध में विलंब या सामाजिक भाषा एवं गतिपरक भाषा में कमी सभी प्रमुख है। 12 या 15 वर्ष, 12 या 15 वर्ष के प्रति 10,000 बच्चों में से 4 या 5 बच्चों में यह लक्षण देखने को मिलता है, यह विकार पाया जाता है। ऐसी माताओं के बच्चों में जिनमें गर्भावस्था के दौरान रुबेला इन्फेक्शन के कारण मानसिक रूप से मंदित बच्चे का जन्म हुआ हो और इस विकार के होने की संभावना अधिक होती है। अधिकांश पीड़ितों में इस दोष का प्रारंभ 3 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाता है, परंतु जल्दी पता नहीं चलता। माता पिता को भी इसका एहसास नहीं होता। माता पिता को अब इसका आभास कब होगा, जब इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं, उन्हें इस विकार के बाद की जानकारी है या नहीं, तथा विकार की गंभीरता कितनी है। यह विकार बालिकाओं की तुलना में बालकों में 3 से 5 गुना अधिक होता है। मतलब ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा होता है। बालिकाओं में विकार की गंभीरता अधिक होती है तथा उन्हें के परिवारजनों में संज्ञानात्मक कमी की संभावनाएं अधिक होती है। आर्थिक सामाजिक स्तर का विकास न होने से कोई स्पष्ट संबंध होना प्रमाणित नहीं होता। इस प्रकार स्वलीन विकार एक विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। स्थानीय स्वलीन विकार अपने आप में ही लीन होने का एक विकार, यह एक
विकासात्मक व्यवहार संबंधी संलक्षण है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें मनोगत्यात्मक एवं आंगिक परिकल्पनाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्तमान में हुए अनुसंधान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि स्वलिन विकार प्राय महत्वपूर्ण जैविक विसंगतियों के कारण होता है। यह एक लंबे समय तक चलने वाला होता है। यह एक दीर्घकालीन विधि है। यह एक दीर्घकालीन चलने वाला होता है और इसका रोग फलानुमान अच्छा नहीं होता। ऐसे रोगी जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर हो तथा जो 5 से 7 वर्ष के स्तर की बोलचाल और भाषा संचार कर लेते हैं, उनका रोग फलानुमान सर्वोत्तम होता है। लगभग दो तिहाई पीड़ित कालांतर में संबंधियों या संस्थाओं पर पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। लगभग 2/3 पीड़ित कालांतर में संबंधियों या संस्थाओं पर पूरी तरह या आंशिक रूप से निर्भर हो जाते हैं। 1 या 2%, 1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में ही समर्थ हो पाते हैं। 1 या 2% रोगी ही सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाते हैं एवं लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक पहुंच पाते हैं। 1 या 2% रोगी 1 या 2% रोगी सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने में सफल हो पाते हैं तथा लगभग 20% रोगी सामान्य स्तर के आसपास के स्तर तक पहुंच पाते हैं। स्वलिन विकार से पीड़ित कुछ बच्चे लगभग 4 से 32%, लगभग 4 से 32% तक आगे चलकर अपस्मार एक प्रकार की बीमारी अपस्मार से भी पीड़ित हो जाते हैं और जो उनके रोग फलानुमान को और भी खराब कर देता है। स्थानीय विकार से पीड़ित बच्चों में चिकित्सा का ध्येय व्यवहारात्मक स्वलिन विकार से पीड़ित बच्चों में विकास में चिकित्सा का ध्येय व्यवहारात्मक लक्षणों को कम करना तथा विकासात्मक विलंबों के विकास में सहायता करता है। पीड़ितों में समझ उत्पन्न करने के ध्येय से दी जाने वाली मनोचिकित्सा अप्रभावी होती है। शैक्षिक एवं व्यवहार सुधारने वाली विधियां ही इसके उपचार में सर्वाधिक सहायता देती हैं। माता पिता का मार्गनिर्देशन देना भी जरूरी हो जाता है। माता पिता को मार्गनिर्देशन देना भी लाभकारी हो जाता है। इस विकार में हमेशा ये जो स्वलिन विकार है, ऑटिज्म है, इस विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कभी कभी विशिष्ट रूप से प्रदर्शित हो सकती है, जैसे पहला सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना। दूसरा, इस विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कमी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है, जैसे पहला, सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना।
दूसरा, अन्य लोगों में भावात्मक प्रदर्शनों के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में फेरबदल नहीं कर पाना। और तीसरा, सामाजिक संकेत चिन्हों का अनुपयुक्त प्रयोग। और चौथा, सामाजिक भावात्मक और अभिव्यक्तिशील व्यवहार का दुर्लभ समाकलन। और पांचवा, सामाजिक भावात्मक पारितोषिकता में कमी। तो ये जो स्वलीन विकार है, स्वलीन विकार में हमेशा ही परस्पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया में गुणात्मक कमी रहती है। यह गुणात्मक कमी विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है। जैसे पहला, सामाजिक भावात्मक संकेत चिन्हों को अनुपयुक्त महत्व देना। दूसरा, अन्य लोगों के भावात्मक प्रदर्शनों के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होना या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार में फेरबदल नहीं कर पाना। इसके पश्चात, सामाजिक संकेत चिन्हों का अनुपयुक्त प्रयोग अथवा सामाजिक भावात्मक और अभिव्यक्तिशील व्यवहार का दुर्लभ समाकलन। और अंत में, सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता में कमी। इस स्वलीन विकार की यह भी विशिष्टता है कि इसमें व्यवहार, रुचियाँ एवं कार्य क्रियाकलाप संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिसके कारण दैनिक क्रियाकलापों संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिनके कारण दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन में अनियमितता और नियमितता की छाप प्रतीत होती है। इस विकार की यह भी विशिष्टता है कि इसमें व्यवहार, रुचियाँ एवं क्रियाकलाप संकुचित, पुनरावृत्ति एवं रूढ़िवादी प्रकार के होते हैं, जिसके कारण दैनिक क्रियाकलापों एवं कार्य निष्पादन में नियमितता की छाप प्रतीत होती है। विशेषकर पूर्व बाल्यावस्था में किसी असाधारण वस्तु से विशिष्ट लगाव हो सकता है। बच्चे किसी कार्य निष्पादन में रूढ़िवादिता की जिद कर सकते हैं। किसी वस्तु विशेष की अति क्रियात्मक, जैसे उनकी खुशबू, स्पर्श, अनुभव इत्यादि में विशेष रुचि ले सकते हैं। खुशबू में रुचि लेते हैं, स्पर्श करने में, छूने में रुचि लेते हैं, अनुभव करने में आदि में रुचि ले सकते हैं। दिनचर्या या परिवेश में परिवर्तन का प्रतिरोध कर सकते हैं। इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में सामान्यतः 3 क्षेत्रों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, संचार और प्रतिबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियाँ इसके निदान के लिए आवश्यक है, इसके उपचार के लिए आवश्यक है। ऑटिज्म के इस उपवर्ग से पीड़ित बालकों में मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों, सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा संचार और तीसरा संबंधित पुनरावृत्ति व्यवहार में निष्पादन विसंगतियाँ इनके निदान के लिए आवश्यक हैं। उपयुक्त संघ विषयक विशेषताओं से अतिरिक्त इस विकार से पीड़ित बच्चों में पाई जाने वाली अन्य अनिर्दिष्ट समस्याओं जैसे भय, भीति, सोने एवं खाने में गड़बड़ियाँ, गुस्सा और झुंझलाहट तथा तेजी हो सकती है। स्वयं पर चोट, सेल्फ इंजरी हमेशा इनको होती है, खास तौर पर जब मानसिक मंदता से जुड़ी हो। इस विकार से पीड़ित अधिकांश रोगों में आने वाली अपने खाली समय के प्रयोग में सहजता, पहल, सृजनात्मकता का अभाव होता है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार विनिमय में उन्हें कठिनाई होती है।
विचार विनिमय में निश्चित तौर पर कठिनाई होती है। बाल्यावस्था की ये कमियां किशोरावस्था और युवावस्था में भी बनी रहती हैं। बाल्यावस्था की ये कमियां किशोरावस्था या युवावस्था में भी बनी रहती है। प्रथम 3 वर्ष में विकासात्मक की आयु वर्ग में हो सकता है। बाल्यकालीन स्वलीनता से पीड़ित रोगियों में बुद्धि लब्धि कुछ भी हो सकती है, पर प्राय 3/4 रोगियों में ये मानसिक मंदन ही पाया जाता है। आज हम लोगों ने चर्चा की विशिष्ट बालक की पहचान, विशिष्ट बालक के लक्षण। विशिष्ट बालक के लक्षण में पहले डायलेक्सिया, दूसरा ऑटिज्म। इसी ऑटिज्म में अगली चर्चा हम लोग करेंगे अपरूपी स्वलीनता, एटिपिकल ऑटिज्म की अगली कक्षा में। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस।